हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और रात भर बस एक सवाल ने मेरी नींद उड़ा के रखी थी कि टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद अंबानी क्यों इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। गूगल बाबा से पूछने पर पता चला कि दरअसल रतन टाटा अपनी इनकम का 60% चैरिटीज को डोनेट करते हैं। और नीचे रिकमेंडेशन में ये भी था कि बॉलीवुड लेजेंड नाना पाटेकर आज भी अपनी माँ के साथ एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, पर ये सब न्यूज में नहीं दिखता। और ना आजकल दिखते हैं सोनू सूद, जबकि अभी भी वो रोज 45,000 लोगों को खाना खिलाते हैं और अब तक 7.5 लाख लोगों को घर पहुंचा चुके हैं। इसी वजह से हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन चुकी है कि अमीरी मतलब आलीशान चमचमाती गाड़ी और घर और ये सोने का शर्ट होता है। लेकिन आज के वीडियो में जिन लोगों से मिलेंगे उनकी सिंपल है पर डिम्पल है वाली पर्सनैलिटी दुनिया के सारे अमीरों को शर्मिंदा कर देगी। तो फटाफट दिमाग का ढक्कन खोल लो, क्योंकि आज तुम्हें मिलने वाला है लाइफ लेसन्स के भंडार इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल 5 रिच इंडियंस दैट नेवर शो ऑफ। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला नाम इंडिया के मिसाइल मैन यानी APJ अब्दुल कलाम जी का ही आएगा। वो असल में इतने दिलदार थे कि इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद 5 साल तक वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सरकार उम्र भर उनका ख्याल रखेगी, तो क्यों ना वो अपनी सैलरी बेहतर चीजों और लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। और इसीलिए वो हमेशा देश के गरीब लोगों की मदद करते थे, क्योंकि वो खुद एक ऐसे परिवार से थे जिन्हें काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। जब वो बस 8 साल के थे तब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और परिवार की मुश्किल हालात के कारण वो सुबह सुबह पेपर बांटते थे और दिन भर इमली के बीज जमा करके बेचते थे। पर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, उन्हें नेचर और जानवरों के लिए भी बहुत सहानुभूति थी। इसीलिए तो वो चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल्स लगाए जाने चाहिए ताकि एनर्जी सेव हो। लेकिन उनका ये सपना साकार होने से पहले ही प्रेसिडेंट के रूप में उनके 5 साल खत्म हो चुके थे। पर इसरो में काम करने और प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो खुद को एक आम इंसान ही समझते थे। इसीलिए वो कभी भी इवेंट्स में स्पेशल या VIP चेयर पर नहीं बैठते थे और साफ इनकार कर देते थे। और उनके पास कोई टीवी भी नहीं था। उनके बहुत कम सामान में बस उनके कुछ बुक्स थे, उनकी वीणा थी और कपड़े, एक CD प्लेयर और एक लैपटॉप था। सोचो ना, 300 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद अपनी जायदाद के तौर पर उनके पास कुल यही था। नंबर 2, रतन टाटा। नेटवर्थ 7,000 करोड़। रतन टाटा जी लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। मतलब उनकी ये तस्वीर ही देख लो। इस तस्वीर में जो इंसान उनके सामने खड़ा है वो पहले उनकी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था। रतन टाटा जी को बस एक खबर मिली कि वो इंसान पिछले 2 साल से काफी बीमार है। तब बिना किसी देरी के रतन टाटा जी तुरंत मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो गए, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड के। भाई साहब, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा बॉस तो सिर्फ मैसेज पर ही हाउ आर यू करके हालचाल पूछ लेता है, और कॉल तो दूर की बात है। तो अब आप ही बताओ कि इतना कौन सा बॉस करता है, और वो भी स्पेशली तब जब तुम्हारा बॉस रतन टाटा हो। पर उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी 30 कंपनीज में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को उसके नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की खुशी काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 26/11 के अटैक का उनके 80 एम्प्लॉयज पर इफेक्ट हुआ, तब वो खुद सबके घर जाके उनसे मिले। Mr. Krishna Kumar and I will visit the hospital, visit the people that are there, but it's a very, very sad situation. साथ ही उन्होंने उन सारे एम्प्लॉइज और उनके फैमिली की लाइफ ट्रीटमेंट की और उनके सारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली। और जैसा कि मैंने वीडियो की पहली शुरुआत में ही बताया था कि टाटा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी रतन टाटा का नाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी नहीं आता। इसकी वजह है कि टाटा तो अपने 66% शेयर्स डोनेट करता ही है, पर रतन टाटा खुद की इनकम का भी 60% डोनेट करते हैं। इतना ही नहीं, फिलहाल के पैंडेमिक में इंडिया की स्थिति को थोड़ा काबू में करने के लिए रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। और उनके हिसाब से उनका ये डाउन टू अर्थ नेचर विदेश में पढ़ने के कारण बना, क्योंकि उनका कहना है कि विदेश में सिर्फ खुद की मेहनत और पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है, और वहाँ उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। और आप मानोगे नहीं, पर जब उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने की शुरुआत की थी तब वो MD या CEO नहीं थे, बल्कि वो भट्टी को साफ करने का काम करते थे। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बायनामो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी खास बात यह है कि ये iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। इसमें आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि Amazon और Google, और इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है। मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे कि मुझे लग रहा है स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 700 रुपए लगाकर अप पर ट्रेड किया है, और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। पर अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। और अभी आप ये सोचे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे। वेल, आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम
मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 350 के 700 रुपए हो जाएंगे। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 रुपीज डेमो अकाउंट में भी मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर डाउनलोड कर लो अभी। नंबर 3, नाना पाटेकर। फिर भी नाना पाटेकर आज भी अपनी माँ के साथ एक छोटे से 1 BHK रूम में रहते हैं, पर वो हर पिक्चर के 1-2 करोड़ लेते हैं और हर ब्रांड एंडोर्समेंट का 1 करोड़ लेते हैं। कड़क जुबान विक्रम लायन कड़क चाय। और तो और उनकी नेटवर्थ भी 50 करोड़ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आखिर माजरा क्या है? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर की फैमिली गरीबी से गुजर रही थी, जिस वजह से दिन के सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए के लिए वो रास्ते पर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का और पोस्टर्स लगाने का काम भी करते थे। पर आज की तारीख में उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकते हैं। फिर भी वो ऑटो रिक्शा से या अपनी 1995 की जीप से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और 2015 में उन्होंने नाम फाउंडेशन की शुरुआत की और 22 करोड़ रुपए जमा करके उन्होंने कई गाँव में सिंचाई की सुविधा, खेती के लिए लगने वाले सामान और मशीनों का प्रबंध करके गरीब किसानों को दिया था। साथ ही वो खुद 112 किसानों के घर जाके उनसे मिले और कहा कि अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि सुसाइड के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले वो उन्हें कॉल करें। पर नाना की मानता यही नहीं रुकती। ये पिछले 30 साल से अपनी कमाई का 90% गरीबों में दान करते आ रहे हैं और उनकी इस सिंपल जिंदगी की फिलॉसफी सुन के अगर आप नाना के फैन भी नहीं है तो भी बन जाएंगे। उनकी फिलॉसफी कुछ ऐसी है कि ये शान और शौकत, ये स्टारडम सब टेम्परेरी है और एक ना एक दिन चली जाएगी, और जब ये चली जाएगी तब इसके बिना जी पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कभी इसकी आदत नहीं लगाई और कभी खुद को अपनी जड़ों को नहीं भूलने दिया। सच में मान गए नाना को। अच्छा है। नंबर 4, नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति, 17,000 करोड़। अब सबसे पहले तो जो लोग इन्हें नहीं जानते उनको मैं इनकी पहचान करा देता हूँ। नारायण मूर्ति इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक, इन्फोसिस के फाउंडर और पूर्व CEO हैं और उनकी बीवी सुधा मूर्ति एक ऑथर और सोशल वर्कर हैं और ये दोनों आज के इस वीडियो के सबसे अमीर लोग हैं। पर इन दोनों को जरा देखिए, ये इतने सिंपल है कि कोई इन्हें देख के ऐसा नहीं बोलेगा कि इन दोनों का नेटवर्थ मिलाकर 17,000 करोड़ से भी ज्यादा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें कितने जीरो होते हैं। तुम्हें पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना भैया, हेल्प कर दो। पर एनीवेज, इन दोनों के किए हुए अच्छे कामों को बताने के लिए तो एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ जाएगी और इस लिस्ट में सबसे पहली चीज तो ये आएगी कि नारायण और सुधा मूर्ति ने मिलकर पूरे देश में 70,000 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज खोली हैं और जिन लोगों के घर तूफान और बाढ़ की वजह से उजड़ गए थे, इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने इन लोगों के लिए 2,300 घर भी बनाए। फिर जब 2018 में कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, तब भी उन्होंने इस बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए 25 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और अभी के इस महामारी के दौरान उन्होंने 150 करोड़ तो डोनेट किए ही, साथ ही कई हॉस्पिटल्स और कई जगहों पर PPE किट भी डोनेट किए। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला काम किसी ने किया है तो वो किया है सुधा मूर्ति जी ने, जो सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर औरतों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं और इसी वजह से अब तक उन्होंने 3,000 औरतों की जिंदगी बदल दी है। नंबर 5, सोनू सूद, नेटवर्थ 130 करोड़। चलिए अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो वैसे तो फिल्मों में विलेन का रोल करता आ रहा है लेकिन असल जिंदगी में हीरो से कम नहीं। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की, जो इस महामारी के दौरान कई लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। इस पेंडेमिक की शुरुआत में जब सरकार ने अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, तब कई मजदूर, ट्रेन, बस सब बंद होने के कारण घर नहीं जा पा रहे थे, पर उनके लिए शहरों में बिना काम के रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए पैदल ही वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब ये खबर सोनू सूद तक पहुंची तो वो उन लोगों की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाए और अब तक उन्होंने 7.5 लाख लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया है। साथ ही वो रोज 45,000 लोगों को खाना भी बांटते हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए PPE किट डोनेट करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी बेच के भी लोगों की मदद की है। इसीलिए फिल्म क्रिटिक सुभाष झा ने बिल्कुल सही कहा है कि सोनू सूद ही असल में इंडियन ऑफ द ईयर हैं। आपको क्या लगता है, सोनू सूद के लिए ये टाइटल सूट करता है या नहीं? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से पहले मुझे कोई बोलता कि वैक भाई, अगर आपकी लॉटरी निकल आई और आपको 10 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो भाई लोग मैं तो यही बोलता कि भाई घूमता फिरता, मस्ती करता, चमचमाती गाड़ी और बड़ा सा बंगला लेता और अपनी पूरी जिंदगी ऐश से जीता, क्योंकि अमीर ही होना मतलब यही सब करना तो होता है ना? यही तो आज तक सिखाया गया है। लेकिन आज के वीडियो में जिन लोगों के बारे में हमने बात की है वो असल में मेरे और हर किसी के लिए एक मिसाल है, जो ये दर्शाते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा इंसान बनना और दूसरों की मदद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंस्पिरेशन कौन है वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो जरा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही सब्सक्राइब के बाजू वाली घंटी को भी बजाते हुए
जाना, ताकि फैक्ट भाई के दर्शन आपको इसी तरह मिलते रहें। चलिए फिर भाई लोग, मिलते हैं अगली धांसू वीडियो के साथ। जय हिंद।